उच्चतम न्यायालय के बारे में अपन पढ़ रहे थे। आज उन्हीं आर्टिकलों के बारे में पढ़ेंगे जो अपने अगले आर्टिकल हैं। जितने तक अपन ने पढ़ लिया था उनको आई होप आप समझे होंगे, देखे होंगे। दोस्तों, उच्चतम न्यायालय को यदि मैं कह रहा था कि यदि आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियो को भी देखिए, क्योंकि क्रम वाइज यदि देखते जाएंगे तो तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। अपन उच्चतम न्यायालय के पढ़ रहे थे बारे में। उच्चतम न्यायालय को मैंने बताया था कि एक सर्वोच्च न्यायालय है और सबसे मतलब एकदम प्रथम जो है तो अपीली न्यायालय है, और इसके बाद जो है तो भारत में कोई भी न्यायालय अपील के लिए नहीं बचता है। यदि कोई भी अंतिम निर्णय होगा, कोई भी कानून जो बनेगा तो वो सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ रहे थे तो उसी के बारे में आगे देखते हैं। आर्टिकल 138 138 जो है तो 138 कहता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 138 कहता है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कि सर्वोच्च न्यायालय अधिकार क्षेत्र मीन्स कि मैं बताया था प्रीवियस वीडियो में भी कि सर्वोच्च न्यायालय के कुछ मूलाधिकार, मौलिक अधिकार क्षेत्र हैं। जैसे यदि राज्य के कोई विवाद हो जाते हैं नदी जल को लेकर, जैसे कावेरी नदी में चलता है, नर्मदा नदी में विवाद उत्पन्न है मध्य प्रदेश का, ऐसे प्रकार कृष्णा नदी में, तो विभिन्न नदियों के बीच में उनके क्षेत्र को लेकर कि पेड़ पौधे या कि वन्य जीवों को लेकर किसी भी प्रकार के जो है तो स्टेट के बीच में, राज्य के बीच में जो है तो विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो वो कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय, और सर्वोच्च न्यायालय में दोनों की सुनवाई की जाएगी, फिर उनका निर्णय किया जाएगा। इसी प्रकार और एक क्षेत्र होता है राष्ट्रपति के चुनाव में संबंधित कोई भी दिक्कतें होंगी, परेशानी होगी, कोई भी विवाद उत्पन्न होगा तो सर्वोच्च न्यायालय उसके बारे में सुनेगा, अपना निर्णय देगा। तो इसी प्रकार अन्य चीजें भी आर्टिकल 138 में बताई गई है। इसी प्रकार आर्टिकल 139 139 कहता है कि रिट जारी करने का अधिकार। इट मीन्स कि सर्वोच्च न्यायालय जो है तो 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। हालांकि दोस्तों मैं बता दूं एक फैक्ट वाली बात कि सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की उतनी शक्तियां प्राप्त नहीं है जितनी कि हाई कोर्ट को प्राप्त होती है। सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत आर्टिकल और एक आर्टिकल और होता है, उसके माध्यम से जो है तो रिट जारी करता है, जैसे कि अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसी प्रकार के कम से कम 5 जो है तो रिट जारी करता है। ठीक, और उसके माध्यम से जो है तो सर्वोच्च न्यायालय संस्थाओं के ऊपर जो है तो एक दबाव के रूप में कार्य करता है और उनको सही कार्य करने के लिए दिशा मार्गदर्शन करता है, दिशा प्रदान करता है। तो वही आर्टिकल 129 में रिट जारी करने संबंधित बातें कही गई हैं। इसी प्रकार आर्टिकल 140 आर्टिकल 140 कहता है सहायक शक्तियां। सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियां के बारे में जो है तो 140 बात करता है। 141 की यदि बात करें अपन तो 141 कहता है कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी। इट मीन्स कि यदि सर्वोच्च न्यायालय, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, जहां 33 प्लस 1 जज 34 जज बैठते हैं, उनमें से जो एक जज मुख्य होता है, उनके माध्यम से जो भी नियम कानून बनाए जाएंगे, पारित किए जाएंगे, वो जितने भी भारत में न्यायालय होंगे, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो, ठीक है, जो भी सर्वोच्च न्यायालय न्यायपालिका के अंतर्गत आते हैं, उनके सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बनाए गए नियम कानून, वेतन, पद, भत्ते, जानकारी, सूचनाएं सभी जो है तो लागू होंगी सभी न्यायालयों पर। तो ये आर्टिकल 141 कहता है। इसी प्रकार आर्टिकल 142 के बारे में यदि अपन बात करें तो ये कहता है पूर्ण न्याय का अधिकार, आदेश प्रवर्तन। ये आप सुने होंगे, हाल ही में विवाद में आ गया था आर्टिकल 142 का प्रयोग करके ही, समझ रहे हैं दोस्तों, आर्टिकल 142 का प्रयोग करके ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जो है तो राष्ट्रपति को ये आदेश दिया था कि आपको कोई भी निर्णय, जो भी प्रस्ताव आएगा उसमें 3 महीने के अंदर अंदर आपको निर्णय देना है, अपनी सहमति देना है,
या कि मना कर देना है, या कि कारण बताना है मना करने का। तो ये जो है तो 142 का प्रयोग करके कहा था सर्वोच्च न्यायालय ने। 142 कहता है भारतीय संविधान में 142 एक बहुत ही सर्वोच्च न्यायालय की दृष्टि में एक बहुत पावरफुल आर्टिकल है। 142 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय पूर्ण न्याय दिलाने के लिए किसी व्यक्ति, संस्था, किसी भी प्राणी को किसी भी क्षेत्र में पूर्ण न्याय दिलाने के लिए कोई भी सीमा जो है तो लांघ सकता है, और इसके आगे कोई भी किसी के लिए भी ये नियम कानून पारित कर सकता है, आदेश दे सकता है, वो चाहे तो कोई मतलब कितने भी सर्वोच्च पद में क्यों ना बैठा हो। इसीलिए 142 का प्रयोग करके सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति को आदेश दे डाला। इतनी तक पावर है, जो कि विवाद में आ गया था, और उपराष्ट्रपति जो है तो काफी आक्रोशित हुए थे, और फिर आगे चलकर उपराष्ट्रपति जी को अपना इस्तीफा तक देना पड़ा। तो ये 142 बहुत ही पावरफुल आर्टिकल है। इसके बारे में और डिटेल से जानने के लिए कमेंट में कहिएगा, तो हम जो है तो इसके 142 और 146 के बारे में डिटेल से बता दूंगा। इसी प्रकार आर्टिकल 143 143 कहता है राय लेने की शक्ति राष्ट्रपति को। दोस्तों, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, सर्वोच्च पद में बैठा होता है, और राष्ट्रपति जो भी निर्णय लेता है, जो भी कहता है, उसके एक एक शब्द पर भारत की 140 करोड़ जनता का जो है तो ध्यान होता है, और 140 करोड़ जनता की आंखों का डबल एक आंख दो दो आंखें मिलाइए तो उनका डबल हो जाता है। तो इतनी सारी आंखें भी भारत के राष्ट्रपति के ऊपर होती हैं कैमरे के तौर पर। इसी प्रकार भारत का राष्ट्रपति जो भी निर्णय, जो भी कानून पारित करता है, वो भारत की संपूर्ण जनता को, भारत के संपूर्ण कार्यालयों को, सभी संस्थाओं को जो है तो प्रभावित करता है। इसीलिए भारत का राष्ट्रपति जब भी कोई अध्यादेश जारी करता है, कोई नियम जारी करता है, कुछ भी करता है, मेनली जब तक ये ना कहा जाए कि अपने विवेक से निर्णय ले, तो वो जो है तो मंत्री परिषद से सलाह लेकर, प्रधानमंत्री से सलाह लेकर, और यदि जरूरत पड़ती है तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, उनसे भी वो सलाह ले सकता है, और उस आधार पर कानून पारित कर सकता है, बना सकता है। लेकिन इसमें एक बात और कही गई है कि राष्ट्रपति जो है तो सर्वोच्च न्यायालय की बात मानने के लिए, सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति सलाह ले लेगा, और उसकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वो सलाह को मानता है या कि नहीं। ठीक है। इसी में जबकि कई दफा सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, वो नाराज हो जाते हैं कि भाई जब आपको हमारी बात मानना ही नहीं है, तो फिर हमारा सलाह लेने का क्या मतलब आवश्यकता पड़ जाती है, नहीं देंगे। तो कई दफा जो है तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो अपनी सलाह नहीं देते हैं। ठीक, ऐसे कई मामलों में हुआ भी है। तो ये आर्टिकल 143 कहता है। इसी प्रकार आर्टिकल 144 144 सुने होंगे कि भाई 144 धारा लग गई है, अब कहीं जो है तो अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं चलना है, और जो है तो 5 लोगों से ज्यादा एक जगह नहीं ठहरना है, रुकना है। और इसको जो है तो चुनाव के समय ज्यादा लोग जानते हैं। गांवों में सुने होंगे कि भाई 144 धारा लग गई है, अब मतलब अपने जो हथियार हैं वो जाके जो है तो उधर जो थाना होता है उधर जाके जमा कर दीजिए। ठीक है। तो 144 धारा को लगाने का एकदम जो प्रथम एकदम आता है पावर जिसके पास होती है, जिला मजिस्ट्रेट को। जिला मजिस्ट्रेट को यदि कुछ लगता है कि जिले में कुछ अनुचित घटना होने वाली है, या कि कुछ भी घटनाएं जो आतंकवादी से संबंधित, या कि कुछ भी जो यदि जिले में ही कुछ चुनाव कराना हो, कुछ भी यदि घटना होती है, तो सर्वोच्च न्यायालय के जिला मजिस्ट्रेट के पास ये पावर होती है कि वो धारा 144 लगा दे। और जब एक धारा 144 लग जाती है, तो जितनी भी शक्तियां होती हैं वो प्रभावी रूप से जिला मजिस्ट्रेट के हाथ में आ जाती हैं, और जिला मजिस्ट्रेट ये धारा लगाने के बाद कह देता है कि कोई भी व्यक्ति अस्त्र शस्त्र लिए नहीं मिलेगा, 5 लोगों से ज्यादा इकट्ठा नहीं होगा, और अन्य विभिन्न विभिन्न चीजों का पालन जो है तो करना पड़ता है।
तो कमेंट में बताइए यदि धारा 144 के बारे में और गहराई से जानने की आपकी इच्छा हो, प्रकट हो, तो कमेंट में बताइएगा। हम जो है तो आर्टिकल 144 और आर्टिकल 142 को एकदम डिटेल से बता दूंगा, ठीक। इसी प्रकार अपन आगे देखते हैं आर्टिकल 145। आर्टिकल 145 कहता है प्रक्रिया में नियमों की रूपरेखा। जो भी सर्वोच्च न्यायालय की प्रक्रिया होती है, नियम को कैसे केस फाइल करना है, कैसे जो है तो अपील लगाना है, उन सब के बारे में इसमें बताया गया है कि उनकी प्रक्रिया क्या होगी, कैसे कैसे प्रोसेस के माध्यम से वो चीजें होंगी। आर्टिकल 146 146 कहता है सर्वोच्च न्यायालय खर्चों से संबंधित। इट मीन्स कि सर्वोच्च न्यायालय के जो भी अधिकारी कर्मचारी होंगे और सर्वोच्च न्यायालय में जो भी कार्य करने के लिए जो भी खर्च किए जाते हैं, वेतन वगैरह, उनके बारे में 146 आर्टिकल बताता है। इसी प्रकार आर्टिकल 147 कानूनी व्याख्या या भूमिका जो है तो बताता है। कानूनी व्याख्या के लिए बताता है जो कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो भी नियम कानून पारित किए जाते हैं, जो भी नियम बनाए जाते हैं, वो एक कानून की तरह ही बन जाते हैं। उनकी व्याख्या करके फिर जो निचले न्यायालय होते हैं जैसे हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर उसी उसी जजमेंट के माध्यम से जो है तो निर्णय दे देते हैं। ये 147 भी बहुत पावरफुल है। ये कहता है कि यदि सर्वोच्च न्यायालय कोई नियम पारित करता है, यदि कोई कानून पारित करता है, कानून बनाता है, तो संसद जैसे नियम बनाती है, संसद जैसे कोई कानून बनाती है, उसी प्रकार पावरफुल होगा और वो भारत के प्रत्येक क्षेत्र में पूरे भारत में वो नियम लागू होगा। भारत के प्रत्येक जो तो कोर्ट न्यायालय होते हैं, मीन्स भारत में, पूरे भारत में ही वो नियम कानून लागू होगा, जैसे कि सांसद द्वारा बनाए नियम कानून लागू होते हैं। इसी प्रकार आर्टिकल 138 कहता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग के बारे में बताता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है तो सेंट्रल लेवल में जांच के लिए और इसके अपने कार्य क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है और हमेशा जो है तो चर्चाओं में बना रहता है, क्योंकि ये एक बहुत ही पावरफुल जो है तो पद होता है। तो दोस्तों कैग के बारे में एक पूर्ण वीडियो बनाई जा सकती है, थोड़े शब्दों में इसको नहीं समझा जा सकता है, ठीक। मैंने जितना मुझे ये लगा कि इतने में समझ में आ जाना चाहिए तो मैं बताया हूँ। कुछ चीजें इसमें ऐसी हैं जिनको और विस्तार से समझने की जरूरत है, तो कमेंट में बताइएगा जिन आर्टिकलों को आप जो है तो विस्तार से समझना चाहते हैं। आज के लिए अपन इतना ही रहने देते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दिया करिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।